हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। समझेंगे कि कॉकरोच के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, डाइजेशन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके इसको आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें एक बार रिकॉल करनी होंगी, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। तो आई अर्ज कि आपने वो पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए, सो दैट कि आप जो लिंक है वो आसानी से स्टैब्लिश कर पाएँ। ठीक है। सो जो लास्ट वीडियो था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी के अंदर जो हीमोसील होता है, ठीक है, हीमोसील को हम 3 साइनसेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से जो एक साइनस होता है बीच वाला, जो ये बीच वाला साइनस है, इसको हमने नाम दिया था पेरीविसरल साइनस। इसका नाम आपको आई थिंक याद होना चाहिए, पेरीविसरल साइनस। अगर नहीं याद है तो इसको अभी हम याद कर लेंगे। ठीक है। सो एक टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि सारी चीजों को हम इफेक्टिवली समझ पाए। ठीक है। सो बेसिकली कॉकरोच की ये सेंटर वाला जो आपका हीमोसील के अंदर ये जो साइनस बनता है, उस साइनस को क्या नाम देते हैं, पेरीविसरल साइनस। अब ये जो आपका पेरीविसरल साइनस है, इसी साइनस के अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दूसरे विसरल ऑर्गन्स भी इसी पेरीविसरल साइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको विसरल साइनस बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये जो पेरीविसरल साइनस है आपका, इसके अंदर क्या होगा, इसी साइनस के अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होगा और दूसरे विसरल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहां प्रेजेंट होगा, सो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच के अंदर पेरीविसरल साइनस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब पेरीविसरल साइनस के अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो पेरीविसरल साइनस है या हीमोसील कैविटी है, उसको हम प्रॉपर सीलोम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्या है, हीमोसील है। सीलोम के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होते हैं, वो भी मैंने पुराने वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर हमें किसी कैविटी को सीलोम बोलना है तो उसके लिए उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, तब उसको हम सीलोम बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको सीलोम नहीं बोला जा सकता। तो जनरली आपका जो पेरीविसरल साइनस है, इसको हम सीलोम नहीं बोल सकते, ये जस्ट एक क्या है, हीमोसील कैविटी है। ये क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक हीमोसील कैविटी कहलाएगा। ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है, इसको सीलोम नहीं बोलेंगे। यहां पर जो ट्रू सीलोम है, कॉकरोच के अंदर जो ट्रू सीलोम वाला पार्ट होता है, वो उसके सिर्फ गोनाडल रीजन तक ही सीमित रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। अब क्यों ये जो बेसिकली इस रीजन को हम क्यों सीलोम नहीं बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। सो अब तो यहां तक की चीज आई थिंक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच का, वो कहां प्रेजेंट होगा, पेरीविसरल साइनस के अंदर प्रेजेंट होगा। सो पेरीविसरल साइनस में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ और भी कुछ दूसरे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो पहली इतनी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब इतनी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को और ज्यादा डिटेल करेंगे। ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। तो जनरली क्या है, जो आपका जो लार्ज पेरीविसरल साइनस होता है, या बोल सकते हैं कि जो लार्ज पेरीविसरल बॉडी कैविटी होता है कॉकरोच का, उसी के अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है और उसके अलावा दूसरे विसरल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है
कि ये जो पेरीविसरल साइनस है वो जस्ट एक हीमोसील कैविटी होती है और इस कैविटी के अंदर आपको ब्लड देखने को मिल जाता है और इस ब्लड को हमने नाम दिया था हीमोलिम्फ। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम वाला आपने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ये चीज आपको बताया था, ठीक है। सो उस ब्लड को हम क्या नाम देते हैं, हीमोलिम्फ नाम देते हैं, इसको बोलेंगे हम हीमोलिम्फ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि कॉकरोच के अंदर जो ट्रू सीलोम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किस जगह पे देखने को मिलता है, जहां पर आपके गोनेट्स वाली जो कैविटी है, वो जो गोनेट्स वाली कैविटी है सिर्फ वहीं तक इसका ट्रू सीलोम सीमित रहता है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हीमोसील कैविटी होती है, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो ये क्या था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें जो डिस्कस करना है। सो पानी वानी लेके बैठो, अगर कहीं पे बोरिंग सा महसूस हो रहा है तो एक बार पानी पीजिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए। अगर वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरीके से बना हुआ होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर और उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो कॉकरोच के अंदर जो उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिशियस होता है, मींस कि बहुत ही अच्छे से स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा माउथ पार्ट्स आएगा, जिसको हम ऑलरेडी जो माउथ अपेंडेजेस वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने बता दिया था। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, माउथ पार्ट आ जाएगा। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले माउथ पार्ट आ जाएगा, उसके बाद लॉन्ग ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है और उसके बाद एक पेयर सलाइवरी ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज आता है या किन चीजों से मिलकर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले माउथ पार्ट्स आएगा, ठीक है, माउथ पार्ट इन्वॉल्व होगा, उसके अलावा लॉन्ग ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होगा और उसके अलावा क्या इन्वॉल्व होगा, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी इन तीन स्ट्रक्चर से मिलके कॉकरोच का क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को डिटेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली ये कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे आगे वाला जो रीजन होगा उसको बोलेंगे फोरगट, उसके अलावा क्या आएगा मिडगट और लास्ट में क्या आता है आपका हिंडगट आता है, ठीक है। अब ये जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल को अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो आप पाओगे कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन यहां पे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यहां पर जो डायमीटर है वो अलग अलग है। कहीं पर डायमीटर कम है, कहीं पर डायमीटर ज्यादा है, कहीं पे जो बेसिकली बोल सकते हैं डायमीटर फिर से अलग हो जाएगा। यानी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में या पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जो डायमीटर होता है वो इवन नहीं होता, अनइवन होता है। कहीं पर आपको डायमीटर ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पे डायमीटर कम देखने को मिलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो डायमीटर होता है वो अनइवन नेचर का होता है, एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इस एलिमेंट्री कैनाल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला आ जाएगा फोरगट, फिर आ जाएगा मिडगट और लास्ट में क्या आ जाएगा, हिंडगट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका फेरिंग्स हो गया, उसके बाद ईसोफेगस हो गया, ये आपका फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, क्रोप हो गया और उसके बाद गिजार्ड हो गया। यहां तक का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाएगा आपका फोरगट। ये क्या कहलाता है आपका, फोरगट कहलाएगा। उसके बाद गिजार्ड से नीचे और ये मालपीगियन टिब्यूल तक ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका ये कहलाता है आपका मिडगट, ठीक है, ये कहलाएगा मिडगट। और ये जो लास्ट में मालपीगियन टिब्यूल से लेके और ये पूरा रेक्टम तक ये क्या कहलाता है आपका, हिंडगट कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, हिंडगट कहलाएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। सो फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड
ये तो हो गया फोरगट का पार्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये पूरा नीचे वाला जो पार्ट है वो मिडगट हो जाएगा, और यहाँ से कि इलियम, कोलन और रेक्टम, ये वाला जो पार्ट है वो किस में आ जाता है, आपका हिंडगट में आ जाएगा। ठीक है, सो यही चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसको एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है वो एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है एमसीक्यू में कि इसका ओरिजिन कैसे होता है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का, सो हमें ओरिजिन पता होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन कैसा होता है इसका, एक्टो एंडोडर्मल, यानी कुछ पार्ट इसका एक्टोडर्म से बनता है और कुछ पार्ट किससे बनता है, आपका एंडोडर्म से। ठीक है, कुछ एक्टोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। अगर हम बात करें फोरगट की, फोरगट और हिंडगट की, फोरगट और हिंडगट की, तो ये बनता है आपका एक्टोडर्म से। और अगर हम मिडगट की बात करें तो ये बनता है आपका एंडोडर्म से। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके ओरिजिन को लेके। सो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो ये आपका काम होगा इसको याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कैसा है तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। इवन इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप ह्यूमन का भी याद रख सकते हैं कि ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो भी एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, सो दोनों का नेचर सेम ही होता है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सो इन चीजों को हम क्या कर लेते हैं, एक बार पीपीटी की मदद समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिटेल कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ आ रही होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहा है, कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा टर्म है जो क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। सो जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका जो डायमीटर होता है वो अनइवन होता है। अनइवन का मतलब एक जैसा डायमीटर नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, और इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको अभी हमने देख लिया, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट की बात करें तो जिसमें से फोरगट और हिंडगट कैसा होता है, आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और इसके अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे कि फोरगट और हिंडगट के अंदर थिन क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो थिन क्यूटिकल की लाइनिंग है इसको भी सिक्रीट कौन करता है, एक्टोडर्म ही करता है। मींस कि जैसे सपोज करो ये फोरगट है तो इसके अंदर क्या होगा, क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और ये क्यूटिकल की लाइनिंग भी कौन बनाएगा, आपका एक्टोडर्म ही बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडगट की, तो मिडगट का जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मल होता है, यानी एंडोडर्म से बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। और इस पर्टिकुलर मिडगट के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती, और क्यूटिकल की लाइनिंग यहां पर मिडगट में एब्सेंट होने की वजह से क्या है, ये अच्छे से एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। या आप बोल सकते हैं कि जो मिडगट है बेसिकली एज अ स्टमक की तरह वर्क करता है। तो यहां पे फूड का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब क्योंकि इसके अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है तो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी अच्छे से हो जाता है। तो अभी इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्यूटिकुलर लाइनिंग आप देखेंगे कि ये जो आपका मिडगट है वो केपेबल होता है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा टर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरगट, या जिसको हम स्टोमोडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम फोरगट की बात करें तो फोरगट के अंदर क्या क्या आता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आ जाएगा माउथ कैविटी। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या आ जाएगा, फेरिंग्स, फिर आ जाएगा आपका ईसोफेगस, फिर आ जाएगा क्रॉप, और फिर क्या आ जाएगा, गिजार्ड आ जाएगा। यानी अभी हमने जो डायग्राम देखा था कि ओरल कैविटी से लेके आपके कहां तक जाएगा, गिजार्ड तक, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका बनता है, ये होता है आपका फोरगट का पार्ट। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि कॉकरोच में क्या होता है, एक्चुअल माउथ से पहले, जैसे सपोज करो ये माउथ की ओपनिंग है। ठीक है, इस एक्चुअल माउथ की ओपनिंग से पहले अब कॉकरोच में क्या होता है कि माउथ के अंदर अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेबियम हो गया, लेब्रम हो गया, मैंडिबल्स हो गया, मैक्सिला हो गया। इनकी वजह से क्या होता है, माउथ के आगे एक छोटी सी कैविटी और बनती है। माउथ के आगे एक कैविटी बनती है, उस माउथ के आगे वाली जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं प्री ओरल कैविटी।
उसको क्या बोलेंगे, प्री ओरल कैविटी। और ये प्री ओरल कैविटी किसकी वजह से बनती है, बिकॉज ऑफ द अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन द माउथ, या उसके हेड के ऊपर जो अपेंडेजेस प्रेजेंट है उस हेड अपेंडेजेस की वजह से माउथ के आगे एक छोटा सा कैविटी बनता है, दैट कैविटी इज नॉन एज प्री ओरल कैविटी। ठीक है, तो इस टर्म को हम याद रखेंगे, प्री ओरल कैविटी। अब ये जो प्री ओरल कैविटी है, ये जो आपका प्री ओरल कैविटी है, ये क्या है, माउथ, एक्चुअल माउथ से पहले वाली कैविटी है। तो इस प्री ओरल कैविटी में, इस प्री ओरल कैविटी में होगा क्या कि कॉकरोच के अंदर जो बोल सकते हैं हेड अपेंडेजेस है, उसके अंदर जो हाइपोफेरिंग्स होता है, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स क्या करेगा, इस प्री ओरल कैविटी को दो कैविटी में डिवाइड कर देता है, जिसमें से आप देखेंगे कि जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, उसको हम सिबेरियम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिबेरियम बोलेंगे। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिवेरियम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सैलिवेरियम बोलेंगे। आगे वाले को सिबेरियम और पीछे वाले को, पोस्टीरियर वाले को क्या बोलेंगे, सैलिवेरियम बोलेंगे। ठीक है, सो नाम से पता चल रहा है सैलिवेरियम। तो सैलिवेरियम का मतलब क्या है कि ये प्री ओरल कैविटी का वो पार्ट है जहां पर सलाइवरी ग्लैंड अपने सारे सिक्रीशंस को पोर करता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड से बनने वाले जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे एंजाइम्स कहां पे आके निकलते हैं, इस सैलिवेरियम में आता है। ठीक है, सो आप ध्यान रखना है कि जितने भी हेड अपेंडेजेस हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हेड अपेंडेजेस, इन हेड अपेंडेजेस की वजह से क्या है, एक ओरल कैविटी बनती है जिसको प्री ओरल कैविटी बोलेंगे। और जो हाइपोफेरिंग्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर पार्ट को बोलेंगे सिबेरियम और पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं, सैलिवेरियम। अब ये जो सैलिवेरियम है, यहीं पर क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कॉकरोच के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनसे निकलने वाला सारा का सारा जो एंजाइम्स है, सलाइवा है, वो यहीं पर सिक्रीट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी चीज को एक बार पीपीटी की मदद समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो जो माउथ कैविटी है, या जिसको हम प्री ओरल चैम्बर या प्री ओरल कैविटी बोलते हैं, वो कैसा होता है, छोटा सा, इल डिफाइंड। क्योंकि ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है, माउथ अपेंडेजेस पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और ये क्या है, सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। ठीक है, जो भी माउथ पार्ट है उसको ध्यान से वो क्या करता है, माउथ पार्ट इसको बनाता है। अब यहां पर क्या होगा, जो हाइपोफेरिंग्स है, ठीक है, ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, ये हाइपोफेरिंग्स है। ठीक है, सो ये जो हाइपोफेरिंग्स है वो क्या करेगा, प्री ओरल कैविटी को, ये जो प्री ओरल कैविटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसमें से जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है उसको हम सैलिवेरियम बोलते हैं। और यहीं पर क्या है कि सलाइवरी डक्ट ओपन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिबेरियम बोलते हैं। ठीक है, और ये सिबेरियम क्या होता है, ये डायरेक्टली जो मेन माउथ है उधर की तरफ ओपन होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो जनरली होगा क्या कि जैसे ही कॉकरोच को फूड मिलता है, फूड क्रश करेगा, पकड़ेगा, पकड़ने के बाद क्या है कि वो जो साइबेरियम वाला पार्ट है उसमें जाएगा फूड, और नीचे से जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वहां से निकलने वाला जो सलाइवा है उसको फूड को अच्छे से क्रश करेगा, और फिर मेन ओरल कैविटी की मदद से फेरिंग्स में चला जाएगा, फिर ईसोफेगस, और फिर अंदर की तरफ फूड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो फूड इज क्रश्ड एंड एक्टेड अपॉन सलाइवरी सिक्रीशंस सलाइवा इन द माउथ कैविटी। जनरली क्या है कि जैसे ही फूड आएगा, यहाँ पे जो भी सलाइवेरियम से में जो सलाइवा प्रेजेंट होगा वो फूड के ऊपर एक्ट करेगा, उसको क्रश करेगा, और फिर माउथ के थ्रू अंदर की तरफ भेज देगा, मेन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसको भेज देगा। ठीक है, सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं माउथ। तो सबसे पहले क्या होगा, प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी के बाद अब क्या आ जाएगा, रियल वाला माउथ। ठीक है, सो माउथ आ जाएगा। सो अगर हम बात करें इनके जो ट्रू माउथ होता है वो बहुत ही छोटा सा स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये प्रेजेंट कहां होगा, प्री ओरल कैविटी के बेस पर होगा। ठीक है, और माउथ जस्ट जाके कहां पर ओपन होता है, फेरिंग्स में ओपन होगा। तो सबसे आगे माउथ होगा, और माउथ किस में ओपन होता है, आपके फेरिंग्स में ओपन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स बेसिकली क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसा है, आप देखेंगे तो एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या है, क्यूटिकुलर लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि पीछे की तरफ ज्यादा फोल्डेड होती है। और ये क्या करेगी, बेसिकली फूड को थोड़ा बहुत ही क्रश करने में हेल्प करती है, या अंदर की तरफ धकेलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है।
नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद आप देखेंगे कि एक आपको लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब देखने को मिल जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगस बोलेंगे। और ये जो ईसोफेगस है वो लेटरली कंप्रेस्ड होता है, यानी लेटरल साइड से ऐसे चिपटा हुआ होता है, लेटरली कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ईसोफेगस के बाद जब जस्ट जो फूड है वो कहाँ एंटर करता है, आपके इस क्रोप में एंटर करता है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो क्रोप है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको उसके बारे में याद रखना है। सो ये कैसा होता है, लार्ज होता है, थिन वॉल्ड होगा, और कैसा होता है, पियर शेप होगा, ठीक है। लार्ज होगा, थिन वॉल्ड होगा, और देखने में कैसा होता है, पियर शेप होता है, नाशपाती के जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और जनरली कहां पे प्रेजेंट होता है, थर्ड या फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी अगर हम कॉकरोच का जब डायसेक्शन करेंगे तो हम जब काउंट करेंगे वहां पे, तो ये थर्ड या फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर आपको क्रॉप की पोजीशन देखने को मिल जाती है, यानी क्रॉप आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो इंटरनल एपिथेलियम एंड क्यूटिकुलर लाइनिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और बाहर की तरफ क्रोप के ऊपर क्या है कि बहुत सारे ट्रैकिया की कवरिंग्स प्रेजेंट हो जाती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्रोप के बारे में याद रखना है कि जो क्रोप है वो क्या करता है, फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है, या फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है, क्रोप का होता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। फूड यहां पर आएगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद फिर गिजार्ड में जाता है, और एक्चुअल में जो फूड की क्रशिंग होती है, ढंग से उसको तोड़ा जाता है, वो कहां किया जाता है, गिजार्ड के अंदर किया जाता है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेंगे गिजार्ड के बारे में। सो अगर ध्यान से देखो तो ये तो हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद जाता है फूड आपका किसके अंदर, गिजर्ड के अंदर, ठीक है। अब ये जो गिजर्ड है, गिजर्ड को भी बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्मेरियम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आर्मेरियम बोलेंगे। और पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टोमोडियल वॉल्व, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, स्टोमोडियल वॉल्व। तो ये दो पॉइंट आपको गिजर्ड के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कि गिजर्ड में आप क्या देख रहे हो कि दो आपको बेसिकली पोजीशंस देखने को मिल सकती है, दो चैम्बर्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। सो आगे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, आर्मेरियम बोलेंगे, और पीछे वाला जो पार्ट है वो स्टोमोडियल वाल्व कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है उसको समझते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस गिजर्ड का, ठीक है, इस गिजर्ड के अंदर बेसिकली क्या होगा, आर्मेरियम के अंदर बेसिकली ये जो गिजर्ड है उसके अंदर बहुत ज्यादा फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो उसकी वजह से यहाँ पर फोल्डिंग प्रेजेंट होगा, और बेसिकली यहाँ पर 6 फोल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। तो जनरली सपोज करो कि एक ये ट्यूब है, सपोज करो ऐसा एक सर्कुलर ट्यूब है, और ये जब सर्कुलर ट्यूब है तो इसके अंदर ये वाला जो स्पेस खाली है, ये इस स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। यानी जो खाली स्पेस होता है ट्यूब के अंदर उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। लेकिन अगर इन मसल्स के अंदर बेसिकली क्या आ जाए, कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाए, तो इस तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होने से क्या होगा कि जो पहले ल्यूमेन का जो स्पेस था पहले बड़ा था, अब कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होगा कि जो ल्यूमेन का साइज है वो क्या हो जाने वाला है, छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर आर्मेरियम के अंदर जो ल्यूमेन है उसके अंदर फोल्डिंग्स देखने को मिलती है। फोल्डिंग्स की वजह से जो ल्यूमेन का साइज है वो छोटा हो जाता है, और वहीं पर आपको क्या है, कुछ डेंटिकल्स देखने को मिल जाते हैं, दांत जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो दांत जैसे स्ट्रक्चर्स है उनका नंबर भी 6 होता है, ठीक है। सो ये जो दांत जैसे स्ट्रक्चर्स है बेसिकली उनका काम होता है कि जो फूड आ रहा है उसको अच्छे से क्रश करने का काम होता है, ठीक है। और उन दांतों के जस्ट बेस में, जैसे सपोज करो टीथ है, टीथ के बेस में एक पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको पल्विलस बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले इतनी चीजों को डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जनरली अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप से डायरेक्टली कहां ओपन होता है, गिजार्ड के अंदर ओपन होगा। और गिजार्ड कैसा होता है, स्मॉल कॉर्न शेप मस्कुलर थिक वॉल्ड चैम्बर होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और गिजार्ड में ही क्या है, फोरगट खत्म हो जाता है, यानी टिल गिजार्ड तक फोरगट काउंट होता है, और गिजार्ड के बाद आपका क्या आ जाता है, मिडगट आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है।
अब इसके अंदर आप देखेंगे कि दो पार्ट देखने को मिल जाता है, एंटीरियर पार्ट को आर्मेरियम बोलेंगे और पीछे वाले पोस्टीरियर पार्ट को स्टोमोडियल वाल्व बोलेंगे। तो ये जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला इतना वाला पार्ट, ये आपका आर्मेरियम कहलाएगा और पीछे वाला स्टोमोडियल वाल्व कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्मेरियम का स्ट्रक्चर क्या है, आर्मेरियम के अंदर चीजें हो क्या रही हैं उसको समझते हैं। तो ये चीज मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर ये जो ट्यूब है, जो बेसिकली गिजार्ड है, उसके अंदर क्या होता है, फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ल्यूमेन का साइज कम हो जाता है। यहीं पर 6 डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको बेसिकली क्रश करने का काम करता है, ठीक है। सो ये ध्यान से देखो, तो ये जो बेसिकली टीथ जैसा स्ट्रक्चर है इसको डेंटिकल्स बोलेंगे और उसके बेस में पैड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पल्विलस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज अभी मैंने आपको बताया था। और पीछे की तरफ स्टोमोडियल वाल्व होता है। तो इतनी चीजों को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली समझ लेते हैं, ठीक है। सो आर्मेरियम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ल्यूमेन का साइज कम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियली ल्यूमेन इतना है, ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर फोल्डिंग हो जाएगी तो फोल्डिंग की वजह से क्या है कि ल्यूमेन का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं उसके साथ साथ क्या है, आपको 6 लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर ये फोल्ड है तो बीच में ये जो गड्ढा बनेगा उसको ग्रुप्स बोलेंगे। तो 6 फोल्ड के साथ क्या है, 6 ग्रुप भी बनेंगे। तो जैसे सपोज करो ये फोल्ड्स हैं, ठीक है, तो बीच में जो गड्ढा बनेगा उनको ग्रुप्स भी बोलेंगे। तो 6 फोल्ड और 6 ग्रुप्स देखने को आसानी से मिल जाते हैं। और उसके अलावा क्या है, कुछ स्मॉल सेकेंडरी फोल्ड्स भी देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी फोल्ड्स यहाँ पर अंदर की तरफ होते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको सेकेंडरी फोल्ड्स देखने को मिल जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अभी जो क्यूटिकुलर लाइनिंग है इसके अंदर, ठीक है, ये क्यूटिकुलर लाइनिंग आपको हर एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 2 रीजंस बनते हैं। सबसे आगे वाला देखेंगे एंटीरियर वाला पार्ट थिक प्लेट की तरफ वर्क करता है और उसके ऊपर आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ प्रेजेंट होता है जिसको डेंटिकल्स बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो आगे वाला पार्ट इस तरीके से शार्प हो जाता है और इस पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिनको टीथ या डेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे कि थिन प्लेट देखने को मिलता है जिसको पल्विलस बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पल्विलस बोलेंगे। सो आई होप आपको आर्मेरियम समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई टर्म है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। माइट भी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो लेक्चर थोड़ा बड़ा है बट आई थिंक वर्थ इट होगा अगर आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा बोरिंग सा लग रहा है तो एक बार पानी जरूर पी लीजिए, पॉज कीजिए, पानी पीजिए, बिकॉज ये क्या है, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। एज सच फन एलिमेंट ऐड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर इस रूम में सिर्फ मैं और कैमरा होता है, तो क्या बोलूं मुझे समझ ही नहीं आता, इसलिए आई जस्ट मेक माई सेल्फ स्टिक टू द टॉपिक, ठीक है, कि मैं कोशिश करता हूं कि टॉपिक से ही स्टिक रहूं, आपका ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट ना हो, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाना होगा, रिटेंशन बढ़ाना होगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से याद रखते हैं तो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है बायोलॉजी से रिलेटेड जिसमें अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ठीक है। सो इतनी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 आप थोड़ा आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये आर्मेरियम हमने देख ही लिया। आर्मेरियम के जस्ट नीचे जो एक पैड बन रहा था उसको क्या बोला, पल्विलस। तो ऊपर की तरफ एंटीरियरली क्या बन रहा है, इस तरीके से दांत बनेगा और नीचे की तरफ पैड बनता है जिसको पल्विलस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो पैड है, पैड के जस्ट पीछे की तरफ आपको छोटे छोटे फाइन हेयर्स देखने को मिलते हैं और ये जो हेयर्स हैं पीछे की तरफ वो बेसिकली स्ट्रेनर्स की तरफ वर्क करते हैं। और ये स्ट्रेनर का काम क्या होता है कि यहाँ पे जब फूड क्रश हो जाता है तो सिर्फ उन्हीं फूड को आगे की तरफ अलाउ करते हैं जो काफी अच्छी तरीके से टूट चुके हैं, काफी फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में आ चुके हैं। क्योंकि अगर फाइन पार्टिकल्स में नहीं होंगे तो ये डायरेक्टली जब मिडगट की तरफ जाएगा तो मिडगट के अंदर क्यूटिकल्स की लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं इसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में क्रश कर दिया जाता है, उसके बाद इसको मिडगट में भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको पीछे की तरफ अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टोमोडियल वाल्व की। ये जो स्टोमोडियल वाल्व है इसका काम क्या होगा कि ये बेसिकली फूड के रीगर्जिटेशन को रोकता है। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो, यानी क्या है कि अगर सपोज करो कि फूड आपका गिजार्ड से अगर मिडगट के अंदर एंटर कर जाए तो
तो उसके बाद फिर ये पॉसिबल नहीं है कि वो बैक फ्लो करे, ठीक है। सो बैक फ्लो को रोकने के लिए, रीगर्जिटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे आपका ये स्टोमोडियल वाल्व प्रेजेंट होता है जो फूड के रीगर्जिटेशन को रोकता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। तो यही चीज मैंने लिखा है कि बिहाइंड द पैड posterior end of the gizzard extend to lumen midgut as a spout like narrow tube स्टोमोडियल, जिसको स्टोमोडियल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसका काम क्या होगा कि ये जस्ट प्रिवेंट करता है रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो इतना हो गया आपका किसके बारे में, पूरा का पूरा ये हो गया फोरगट के बारे में, ठीक है। सो अभी हमने टिल गिजार्ड तक आपका फोरगट आता है, तो फोरगट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर फोरगट से रिलेटेड कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिडगट के बारे में, या जिसको हम मिजनट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हम मिजनट्रॉन की बात करें, सो बेसिकली क्या होगा कि गिजार्ड के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है और ये मालपिगियन ट्यूब्यूल के ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका मिडगट कहलाता है, ठीक है। अब मिडगट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्यूटिकल्स की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती। तो जो मिडगट है वो एज अ स्टमक की तरह वर्क करता है, तो यहीं पर फूड का डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हिपैटिक सीकी है, उस हिपैटिक सीकी से बेसिकली क्या होगा कि बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जैसे जाइमेज हो गया, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, इस तरीके जो एंजाइम्स निकलते हैं वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और फिर क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है तो फिर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसी चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो मिडगट है वो कैसा है, शॉर्ट नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, जिसको हम वेंट्रिकुलस या मिजनट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनली, इसके अंदर आप देखेंगे एक तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, एंड ये क्या है, ट्रू स्टमक की तरह वर्क करता है और ये बेसिकली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीज आपको मिडगट के बारे में बात करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको हम हिपैटिक सीकी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हिपैटिक सीकी है ये बेसिकली क्या है, एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है और लगभग 7 से 8 शॉर्ट नैरो और ब्लाइंडली ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। ब्लाइंडली ट्यूब्स का मतलब क्या है कि एक एंड से बंद होंगे और दूसरे एंड पे ये खुले हुए होते हैं, ठीक है। सो 7 से 8 नंबर में होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। अब जनरली क्या है कि इंटरनली अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि जाइमेज, लाइपेज, ये सभी मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो फूड के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आता है आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल। अब ये जो मालपिगियन ट्यूब्यूल है बेसिकली ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। तो इस पर्टिकुलर मालपिगियन ट्यूब्यूल को हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल किया था। तो ये क्या है, बेसिकली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है जो पेरीविसरल साइनस के अंदर डायरेक्टली ऐसे ओपनली होता है और हीमोसील के कांटेक्ट या बोल सकते हैं हीमोलिम्फ के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, ठीक है। सो हमने पढ़ा था कि हीमोलिम्फ में से ये जो पोटेशियम यूरेट है उसको निकालता है, फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, तो अगर हम बात करें तो ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ मिडगट और एंटीरियर रीजन ऑफ हिंडगट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये लगभग 60 से 70 बेसिकली क्या है, बहुत ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और बेसिकली इसका मेन काम क्या है कि ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि ये कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है जो बेसिकली किसमें पार्टिसिपेट करेगा, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिंडगट के बारे में, ठीक है। सो हिंडगट में क्या होता है इसको समझते हैं। सो ये मालपिगियन ट्यूब्यूल से जस्ट नीचे वाला जो रीजन है, इलियम, कोलन और रेक्टम, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, हिंडगट कहलाता है, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाएगा, हिंडगट कहलाएगा। तो इसके अंदर हम देखें तो जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम हिंडगट बोलते हैं। और इसके अंदर आपको 3 रीजन देखने को मिल जाते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इलियम की बात करें तो ये क्या है कि नैरो और शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये चीज आपको याद रखना है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग 6 टाइनी ट्रायंगुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके अंदर स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। यानी जो ये आपका इलियम है इसके अंदर 6 ट्रायंगुलर्स स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली एज अ स्पिंक्टर की तरह वर्क करते हैं, सो दैट कि अगर फूड यहाँ से इधर आ जाए तो वापस रीगर्जिटेट ना हो, तो ये चीज आपको याद रखना है।
कोलन की बात करें तो कोलन क्या है, इलियम से थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता, वाइडर होता है और इररेगुलर शेप का होगा। तो ये चीज भी आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेक्टम की बात करें तो रेक्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, रेक्टम के अंदर कुछ पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो रेक्टम बेसिकली कैसा है, ओवल स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, रिजिस प्रेजेंट होगा विद द इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल थिकनिंग कॉल्ड रेक्टल पैड्स और रेक्टल पेपिली। तो ये जो रेक्टल पैड और रेक्टल पेपिली प्रेजेंट होता है रेक्टम के अंदर, प्लीज ध्यान देंगे, ये जो आपका रेक्टम है अगर उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो इसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से 6 रेक्टम बेसिकली क्या है, रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। और इन रेक्टल पैड्स का काम क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम होता है, ठीक है, चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये रेक्टम क्या होगा, बाहर की तरफ एनस के थ्रू ओपन होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और उसके अलावा क्या है, लाइनिंग अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑल्सो क्यूटिकुलर लाइनिंग होता है और मोर परवियस टू वाटर देन दैट ऑफ फोरगट। तो बेसिकली यहाँ पर काम क्या होगा, पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टल पैड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना है 6 रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं रेक्टम के अंदर जो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होने के बाद क्या है कि एनस के थ्रू ड्राई पैलेट की फॉर्म में क्या है बेसिकली कि जो भी वेस्ट है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने सारा स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपको सारा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन होता है, लेकिन उससे पहले एक और स्ट्रक्चर रह गया, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल के बाद सलाइवरी ग्लैंड भी हमें पढ़ना है। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है बेसिकली बाइपार्टाइट होता है, यानी 2 नंबर में होगा, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इस तरीके से ग्रेप्स के जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या करेगा, सलाइवा प्रोड्यूस करता है या इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस करता है। ये आगे की तरफ एक कॉमन चैम्बर में ये दोनों, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये आपस में ट्यूब के थ्रू जाएगा, कॉमन सलाइवरी डक्ट के थ्रू, और यहां पर जाके ये बेसिकली क्या है, मीडियम सलाइवरी डक्ट के थ्रू इस कॉमन रिसेप्टिकल डक्ट के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये पीछे की तरफ ये देखोगे कि ये रिसेप्टिकल्स बनाता है जिसके अंदर जो एंजाइम या सलाइवा है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये आगे की तरफ ये क्या है कि इफरेंट सलाइवरी डक्ट की मदद से डायरेक्टली कहां पर ओपन होता है, सलाइवेरियम में, जो अभी हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था। तो डायरेक्टली इसके थ्रू किस में ओपन होगा, सलाइवेरियम में ओपन होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि सलाइवरी ग्लैंड कैसा होता है, बाइपार्टाइट होता है, डिफ्यूज होता है और व्हाइटिश ऑर्गन होगा, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होता है, तो बात करें जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये डॉर्सोलेटरल साइड में प्रेजेंट होगा ईसोफेगस के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस ग्लैंड के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे या जिनको हम एसिनी बोलते हैं, और ये कैसा है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और ये फाइन ट्यूब्यूल्स की मदद में आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये बेसिकली ये सारे एसिनी है और ये फाइन ट्यूब्यूल्स की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इन एसिनी के अंदर 2 टाइप के सेल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक को हम जाइमोजेनिक सेल्स बोल सकते हैं और दूसरे को बोल सकते हैं डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स, ठीक है। सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है या जो एसिनी है, इस एसिनी के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे, जाइमोजेनिक सेल्स, और दूसरा क्या है, डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल। तो जो जाइमोजेनिक सेल्स है वो बेसिकली क्या है, एंजाइम सिक्रीट करेगा, केमिकल सिक्रीट करेगा, जाइमोजन, ठीक है। उसके अलावा दूसरे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। और डक्ट्यूल कंटेनिंग सेल्स क्या बनाते हैं कि ये डक्ट्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो जो सलाइवा है उसके अंदर एंजाइम कैसा होगा, जाइमेज होगा, और ये म्यूकोस सब्सटेंस होगा, चीज ये ध्यान रखना है। और डक्ट्यूल्स का काम क्या होता है कि ये लार्ज डक्ट्स को फॉर्म करने का काम करेगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पर एक रिजर्वायर भी प्रेजेंट होता है जो सलाइवा को बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है। उसके बाद क्या है कि इफरेंट सलाइवरी डक्ट की मदद से, ये जो इफरेंट सलाइवरी डक्ट है इसकी मदद से डायरेक्टली जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कहां पर ओपन होता है, सैलिवेरियम में ओपन होगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अब यहां पर किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो मैं फटाफट इन सारी चीजों को अच्छे से समझा देता हूं।
जनरली जो कॉकरोच होता है वो ओमनीवोरस नेचर का होता है। ओमनीवोरस का नेचर का मतलब क्या है कि वो हर वो चीज खा सकता है जो उसके पास अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो वेज खाएगा नॉन वेज नहीं खा सकता। तो ये क्या है, अगर कॉकरोच को कोई भी चीज अवेलेबल है वो सभी चीजों को खा सकता है, यानी वो ओमनीवोरस नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो कॉकरोच कैसा होता है, ओमनीवोरस है। वो क्या है, वुड हो गया, बुक बाइंडिंग हो गया, क्लॉस हो गया, लेदर हो गया, ये सारी चीज को खा सकता है, ठीक है। और यूजुअली कॉकरोच क्या है, नाइट में फीड करते हैं, बिकॉज ये क्या है, रात्रिचर बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी रात में निकलता है, दिन में अपने आप को छुपा के रखता है और रात में अपने आप को निकालता है और उस समय फूड को ये कैप्चर करता है, ठीक है। सो आप जनरली किस तरीके से फीडिंग करेगा उसको समझते हैं। तो जनरली यहां पर क्या है, जब भी कॉकरोच को कोई फीड करना होता है तो सबसे पहले उसके जो एंटीना है, ठीक है, एंटीना का काम क्या होगा कि एंटीना पहले फूड को तलाशते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जो एंटीना का जो स्वीपिंग है उसकी मदद से वो फूड को तलाशते हैं। उसके अलावा क्या है, मैक्सिलरी और लेबियल पार्ट की मदद से वो क्या है, उस फूड को बेसिकली सीज करके रखेंगे। टेस्ट उस बेसिकली क्या है कि एंटीना की मदद से वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। टेस्ट करने का काम किसका होता है, मैक्सिलरी और लेबियल पार्ट का। और अगर फूड को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना है, क्योंकि खाने से पहले उसको पकड़ के रखना है, तो वो काम कौन करता है, आपका फोरलेग हो गया, लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जब ये फूड को खा रहा होता है, ठीक है, सो जो मैंडिबल्स होते हैं, जो साइड वाले जो मैंडिबल्स होते हैं, वो उसके अंदर अडक्टर मसल्स होता है, वो उस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, साइडवाइज मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जिसकी वजह से फूड को फाइनल पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही फूड फाइनल पार्टिकल में टूटता है तो सैलिवेरियम से जो सलाइवा है वो निकलेगा, फूड के साथ मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद क्या है, उसको फेरिंग्स के अंदर बेसिकली क्या है कि पंप कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, ठीक है। सो लेबियम क्या है, लेबियम बेसिकली फूड को क्या कर देगा, फेरिंग्स में पुश कर देगा, चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो क्रॉप के अंदर होगा और वहीं पे क्या है, जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस है वो बेसिकली वहां पे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो प्रोवेंट्रिकुलस है या जिसको हम गिजार्ड बोलते हैं, वहां पर क्या है, इंटरनल डेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो डेंटिकल्स क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से क्रश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मिडगट की बात करें तो मिडगट के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, पेप्टिडेज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम सिक्रीट होंगे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो फूड है गिजार्ड से बेसिकली जब मिडगट में मूव कर रहा होता है तो गिजार्ड ही बेसिकली मिडगट के अंदर एक मेम्ब्रेन का सिक्रीशन करता है जिसको बोलते हैं पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट होता है, तो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन मिडगट में प्रेजेंट होगा और इसको गिजार्ड सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है बेसिकली मिडगट को बचाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो यहां से ऊपर से फूड आ रहा है वो हो सकता है सॉलिड हो, ठीक है, और वो मिडगट को रप्चर कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। तो ये जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन है वो मिडगट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सीकी है, ठीक है, ये यहाँ पे हिपैटिक सीकी हो गया या मेसेंट्रॉन है, तो यहीं पर क्या हो रहा होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड विच स्टोर्ड इन डिफ्यूज फैट बॉडी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है वो मैक्सिमम अमाउंट के फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इजेशन का मतलब क्या है कि जब फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फाइनली कहां पर पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम के अंदर रेक्टम पैड्स प्रेजेंट होगा, वो उसके अंदर से जो पानी बचा कुचा पानी है उसको भी निकाल देगा, और निकालने के बाद क्या है, एनस से ड्राई पैलेट की फॉर्म में फूड बाहर निकल जाता है, जो एलिमिनेटेड वेस्ट है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। सो इसी के साथ हमारा डाइजेशन का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।